जनाब अतीक अहमद साहब वार्ड नंबर 145 से जनाब मोहतरमा खैरुनी साहिबा और हमारे भाई उर्फ बाजू साहब, मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने पिछले विधानसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को 42,000 वोट देकर उनकी तायीद का ऐलान किया और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जो इतनी बड़ी तादाद में आपने वोट दिया है वो मुस्तकबिल में हरगिज आएगा नहीं जाएगा। और मुझे यकीन है कि आइंदा विधानसभा के चुनाव में यहाँ की आवाम, मानपुर शिवाजी नगर की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए को मुंतखब करके रहेगी। ए भाई ए भाई ए भाई ए भाई ए भाई ये किसको मत बोलो, छोड़ दो ना, छोड़ दो। अब आप आराम से बैठना, आराम से कर रही सुनिए। हम आपसे मोहब्बत है, आपसे भरोसा करके आपको यहां तक बुलाया। अब आप हमारी बात सुन भी लीजिए और वो ये भाई खुद जाओ, ये बच्चों को कर लो, ये बच्चों को कर लो, छोटे बच्चों को कर लो, ये छोटे बच्चे ना। अभी आप सुनिए हमारी बात को। देखो, ना उद्धव ठाकरे, ना देवेंद्र फडणवीस, ना अजीत पवार, ना शिंदे, ना किसी कांग्रेस के नेता को इतना करीब आने देते आपको। हमारा आपका दिल का कनेक्शन है और अखिलेश यादव भी आए तो इतना करीब आने नहीं देते। तो अभी हमारी बात सुनिए आप। ये छोटे बच्चों को कर लो, छोटे बच्चों ये छोटे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने जनाब अतीक साहब की बसीरत अफरोज किताब को सुना और आज हमने एक अवामी मैनिफेस्टो का इजरा अमल में लाया और हमने कहा कि 15 मुद्दों पर बात होगी। 15 जनवरी को शुरुआत होगी इंशाअल्लाह ताला। और 15 मुद्दे क्या है? साफ सुथरा गोवंडी, सफाई और साफ पीने का पानी, सड़कें, फुटपाथ को साफ रखना, अवामी सेहत और हेल्थ के मराकज़ को कायम करना, हंगामी और हिफाजती एम्बुलेंस की सर्विस, इमरजेंसी की सर्विस, टीका की लगाने की जिम्मेदारी, छठा सरसब्ज साफ और आलूदगी से पाक माहौल, 7वां बीएमसी स्कूलों में मियारी तालीम, 8वीं तलबा और नौजवानों के लिए ताउन, 9वां हुनरमंदी के तरक्की और रोजगार के मौके, 10वां मुंशियात से पाक यानी ड्रग्स से पाक गोवंडी, 11 रिहायशी और झुग्गी बस्तियों का तहफ़्फ़ुज़, 12 मालूमात, रहनुमाई और सेहत बेदारी मरकज, 13 खवातीन की हिफाजत, 14 समाज कल्याण केंद्र, SKK और अवामी फलाही मराकज़ के गैर जरूरी चार्जेस पर कंट्रोल, 15 ईमानदारी, कर्ज पर हुक्मरानी और अवामी शिरकत। क्या आप इसको मंजूर करते हैं? क्या आप मजलिस के इस मैनिफेस्टो को मंजूर करते हैं जिसमें अतीक साहब की क़ियादत में कहा गया कि 15 मुद्दों पर बात होगी? तो क्या 15 जनवरी को शुरुआत होगी? क्या 15 जनवरी को शुरुआत होगी? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताने के लिए भी आया हूं कि देवनार में जो डंपिंग ग्राउंड है, क्या उसको खत्म करना चाहिए? नहीं खत्म करना चाहिए। देवनार में जो डंपिंग ग्राउंड है वो खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।
जितने लोग खत्म होना चाहते हैं मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर। अब आप जनाब सुनिए, समाजवादी पार्टी के लोगों से आपको पूछना पड़ेगा कि 20 साल में आपने देवनार के डंपिंग ग्राउंड को खत्म क्यों नहीं किया, और इस डंपिंग ग्राउंड की वजह से यहां की जनता और आवाम में उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं, बच्चों की जिंदगियां मुतासिर हो रही हैं, बुजुर्गों का जीना महाल हो चुका है। क्या आप चाहते कि एसएमएस एनवोकेनास बायो मेडिकल का वेस्ट पोल्यूशन का यहां पर डंपिंग खत्म हो? जानवरों को जलाकर, इंसानी जिस्म को जलाकर लाकर यहां पर फेंका जा रहा है इस इलाके में। आप देख चुके हैं कि इतने वर्षों से आपने समाजवादी पार्टी को कामयाब किया, उनके कॉर्पोरेटर्स को अराकीन बल्दिया को कामयाब किया, उन्होंने इस मसले का हल तलाश नहीं किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप मजलिस के कॉर्पोरेटर्स को कामयाब रुक जाओ, बच्चे को ले लो, बच्चे को ले लो, हाँ ले लो, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। बच्चे के मुस्तकबिल के लिए आपको 15 तारीख को डालना है, इंशाअल्लाह होगा। चौथी बात, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं। स्कूल नहीं है। और हमारे भाई बता रहे थे कि वार्ड नंबर 135 में बैगनवाड़ी में जाना पड़ता है, शिवाजी नगर जाना पड़ता है बच्चों को। एक भी बीएमसी का स्कूल वार्ड नंबर 135 में नहीं है, और महाना 900 रुपये खर्च करना पड़ता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप वार्ड नंबर 135 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट स्कूल खुलाया जाएगा। जो काम समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, वो काम सही तरीके से सही राह पर ले जाने का काम अतीक की क़ियादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। मेरे भाई, पानी की सप्लाई बराबर नहीं आती है, और आप देखते हैं कि गोवंडी, शिवाजी नगर, मानखुर्द में बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस के कॉर्पोरेटर कामयाब होंगे तो पानी की सप्लाई भी सही होगी, और बारिश में पानी जो जमा हो जाता है उसके निकासी का इंतजाम किया जाएगा। रोड नहीं है, ट्रैफिक की वजह से गोवंडी, बैगनवाड़ी, शिवाजी नगर में ट्रैफिक जाम हो जाता है। जिस तरह इन्होंने आपको तकालीफ दी है, अगर आप 15 तारीख को निकलकर पतंग के निशान पर बटन दबाकर पोलिंग बूथ पर जाकर ट्रैफिक जाम कर देंगे
کیا مگر انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور جناب ابو عاصم یہ کہتے ہیں کہ مجلس اگر لیڈرشپ کو بنانے کی بات کرتی ہے تو سماجوادی پارٹی کے یہاں کے مقامی MLA صاحب بولتے ہیں کہ پاکستان چلے جاؤ. سنو ابو عاصم صاحب, جب تک اللہ اسد الدین اویسی کو زندہ رکھے گا انشاءاللہ تعالی نہ پاکستان جائیں گے نہ بھارت کو کمزور ہونے دیں گے, اور بھارت کو مضبوط بنانے کے لیے بھارت کی سب سے مظلوم اگر کوئی اقلیت ہے تو مسلمان ہے. کسی سے ناانصافی کی جاتی ہے تو مسلمان ہے. کسی کے بچے اسکول میں نہیں پڑھتے تو مسلمانوں کے بچے اسکول میں نہیں پڑھتے. کسی کو اگر حکومت کے ظلم کا شکار ہونا پڑتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے. آپ کان کھول کر سن لو, مسلمانوں کی سیاسی لیڈرشپ بنے گی انشاءاللہ تعالی. یہ سنویدھان مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے. اب ابو عاصم صاحب اور اکھلیش یادو جانتے ہیں کہ جس دن مسلم اقلیت کی سیاسی لیڈرشپ بنے گی ان کی دکان ختم ہو جائے گی. تمہاری دکان بند کریں گے جو تم خون چوستے ہو ہمارا اور عوام کا کوئی فائدہ نہیں کرتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ گوونڈی سے اگر ڈرگس کا خاتمہ کرنا ہے تو 15 تاریخ کو پٹن کوٹ دینا ہے. اگر گوونڈی شیواجی نگر مانکھوڑ کے گھروں کو بچانا ہے سلم ری ڈیولپمنٹ کے نام پر تو پٹن کے نشان پر آپ کو بٹن دبانا پڑے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, مجلس کا پیغام کیا ہے سننے, کچھ نہیں ہونے والا ہے, کچھ نہیں ہونے والا. مجلس کا پیغام کیا ہے؟ مجلس کا پیغام انفرادیت نہیں ہے, انڈیویجول نہیں ہے. مجلس یہ نہیں کہتی کہ ایک شخص کو دیکھو, مجلس کہتی ہے اجتماعی کلیکٹو کی بات, کلیکٹو ریسپانسبلٹی کی بات مجلس اتحاد المسلمین کرتی ہے. سماجوادی بولتی ہے ایک شخص کو دو. میں کیا چاہتا ہوں کہ مجلس کے پلیٹ فارم پر ایک نہیں بلکہ 100 کی تعداد میں آپ کے دعا اور ووٹوں سے زمینی سطح سے آپ کا لیڈر پیدا ہو جائے. یہ کام میں آپ کو تعاون کرنا ہے میرے بھائی. لیڈرشپ کو بنانا ہے جو آپ کی آواز میں بات کرے گا, جو آپ کے تکالیف اور مسائل کو بیان کرے گا. اور پھر جناب ابو عاصم صاحب نے اسی جگہ پر ایک پروگرام کیا اور کہا 30 سال بے مثال. کہا تھا 30 سال بے مثال کہا تھا. اب میرا جواب ابو عاصم صاحب آپ کے لیے ہے کہ 20 سال گوونڈی بے ہار, جرم کی رات لمبی, غربت, تنگی اور کچرے کے پہاڑ, یہ ابو عاصم کا کمال. 30 سال بے مثال. کبھی بھائی سنیے, کبھی چل کر پھرتے بھی آپ, کبھی آنکھ سے دیکھتے یہاں کی بحالی کو, کبھی تم نے دیونار کے جمپنگ گراؤنڈ کے بارے میں بات کی, کبھی ڈرگس کے مسئلے پر تم نے دیکھا کہ کیسے حل کیا جائے. میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں یہاں پر بیٹھ کر مجلس کے ان تمام 8 امیدواروں کی تقاریر کو سن رہا تھا. میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ بہت لمبے عرصے کے بعد میں نے ایسے قابل امیدواروں کو دیکھا ہے. آپ سے گزارش ہے, درمندانہ اپیل ہے کہ آپ ان 8 امیدواروں کو بٹن کے نشان پر بٹن دبا کر اس ودھان سبھا آپ کے وارڈ کی ترقی کے لیے آپ کو کامیاب اور کامران کرنا ہے. اور آپ جانتے ہیں
बाहर निकल जाते ना। आप जानते हैं मेरे भाई कि देवेंद्र फडणवीस बार बार बोलते हैं ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। मुंबई पब्लिक स्कूल से नटवर पार्क कंपाउंड में 2 साल लग गए रोड को बनाने के लिए। अरे फडणवीस साहब, ये कौन सा तुम्हारा ट्रिपल इंजन की सरकार है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मसाइल है और इंशाअल्लाह ताला आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये उम्मीदवार आपके काम करवाएंगे और हम इनके पीछे रहकर इनको पूरा इनके ऊपर नजर रखेंगे कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि 42,000 को अतीक को हासिल हुए, ये गलती से हासिल हो गए। अबू आसिम साहब, मैं आपको बता रहा हूं, हमसे थोड़ी कोताही हो गई। अगर असदुद्दीन ओवैसी रोडों पर चल जाता तो तुम हार जाते। अब गोवंडी के मानकुट शिवाजी नगर के हर घर में पतंग पहुंच चुकी है। हर घर में मजलिस का पैगाम पहुंच चुका है। मेरे भाई, एक सियासतदान के लिए आपने 20 साल उसको वोट दिया। बताओ 20 साल में ये बर्बादी कर दी गई है आपके इलाकों में। अगर आप इंसाफ चाहते हैं तो मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देकर कामयाब और कामरान करिए। और दूसरी बात ये है कि अभी हम सुन रहे हैं, मेरे भाई सुनो, रुक जाओ थोड़ी देर। आई लव यू। अभी हम सुन रहे हैं कि एक क्रिकेट टीम में बांग्लादेशी था, उसको हटा दिया गया। बराबर ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा, मैंने भी उसकी मजम्मत की। मगर ये तो बताओ मोदी जी, अगर बांग्लादेश में किसी की मॉब लिंचिंग होती है तो आपको गुस्सा आता है, मगर महाराष्ट्र के जलगांव में जिस बच्चे को मारा गया था उसके ऊपर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता मोदी जी, फडणवीस जी? सबसे पहली मॉब लिंचिंग 2014 में मोदी की हुकूमत बनने के बाद ऊना में मोहसिन शेख की हुई थी और जलगांव में सुलेमान पठान को उसी के दोस्तों ने मार मार कर उसको शहीद कर दिया। अगर बांग्लादेश में कोई हिंदू मरता है हम कंडेम करते हैं, मारने वालों को जालिम कहते हैं। मारने वाले जिन्होंने जलगांव में सुलेमान पठान को कहा वो भी जालिम है, उनका भी कंडेमनेशन होना चाहिए। बांग्लादेश हो या भारत हो, इंसान की जिंदगी इंसान होती है, हिंदू की भी जिंदगी होती है, मुसलमान की भी जिंदगी हो सकती है। और हम पूरे बीजेपी वाले आज टीवी पर बाजा बजा रहे, हमने एक प्लेयर को वापस कर दिया। अरे सुनो, तुम क्या सबको बेवकूफ बनाना चाहते हो? सुनो, एक क्रिकेट प्लेयर को निकाल दिया, पूरे बीजेपी वाले बोल रहे ये हमारे इत्तेहाद की कामयाबी हुई है। अब सुनो भारत की जनता, खासतौर से भारत और महाराष्ट्र के हमारे हिंदू भाई बहनों से कह रहा हूं, तुम एक क्रिकेट प्लेयर के कैंसलेशन पर तुम मिठाई बांट रहे हो तो नरेंद्र मोदी से पूछो। इस साल मोदी ने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए दिए नहीं दिए, बताओ मेरे को। 120 करोड़ रुपए, 120 करोड़ ग्रांट और एक में दिए,
1160 मेगावाट की एनर्जी भारत से बांग्लादेश को जाती है। और सुनो हमारे हिंदू भाई बहनों, मोदी ने 10 साल में बांग्लादेश को लेटर ऑफ क्रेडिट कितना दिया? $8 बिलियन। $8 बिलियन। और तुम असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते हो। सुनो, मैं किसी मजहब का खिलाफ ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, मगर अगर मजलूमों से इंसाफ का मुतालबा करना, अगर मोहसिन शेख के कातिलों को सजा दिलाने की बात करना, अगर जलगांव के सुलेमान पठान खान को जिसके दोस्तों ने उसको मारा, उनको कफर किरदार तक पहुंचाने की बात करना अगर जुर्म है, तो खुदा की कसम जब तक जिंदा रहूंगा जुर्म करता रहूंगा। और वो क्रिकेट प्लेयर की सुनो, वो क्रिकेट प्लेयर, वो टीम ने उसको 10 करोड़ में खरीदा। आपने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए 2025 में दिए एड और ग्रांट में। 1160 मेगावाट पावर बांग्लादेश को भारत से जा रहा है। और 10 साल में मोदी की हुकूमत ने एलओसी दिया $8 बिलियन का, $8 बिलियन का। और तुम नफरत करते हो मुसलमानों से। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि बांग्लादेश की हमारे हिंदू भाई बहनों की मंदिरों का तहफ्फुज होना चाहिए। आप पैसे दे रहे हैं और यहां पर बीजेपी के लोग, क्योंकि महाराष्ट्र का इलेक्शन है, महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता को बोल रहे देखो हमने एक बांग्लादेशी को भिजा दिया। अरे एक और को भिजाओ ना, जो मोदी की बहन बनकर दिल्ली में बैठी हुई है। क्या आप चाहते हो मोहतरमा बांग्लादेश जाए? आप चाहते हो बांग्लादेश को दे दिया जाए? तो लगाओ नारा, नारे तकबीर। मोदी जी सुनो, ये आवाज आ रही है, लेके जाओ, उसको निकालो, उसको पहुंचाओ बांग्लादेश। और दूसरी बात अभी खत्म नहीं हुआ मोदी के ऊपर। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। तो मेरे भाई, मुझे मालूम कि आज के इस भाषण के बाद टीवी चैनल के लोग मसरूफ हो जाएंगे। ओवैसी का एक और भड़काऊ भाषण। अरे जालिमों सुनो, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता,
اور سنو نریندر مودی، دیویندر فڈنویس اور اکھلیش یادو، مجھے بھی موم کا سمجھ رہے ہو کیا؟ تم کیا ابو عاصم صاحب کی طرح مجھے بھی موم کا سمجھ رہے ہو کیا؟ تمہاری لو سے یہ لوہا پگھل نہیں سکتا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب آئیں گے سماجوادی کے لوگ، اتر پردیش سے بھی آئیں گے اور آ کر صرف ایک ہی کا نام لیں گے، دولے بھائی آ کر یہ بول کر گئے تھے۔ تو ان کو پوچھو، اگر سماجوادی پارٹی کی طرف سے کوئی ایم پی آئے گا تو ایم پی سے پوچھو، جب بھارت کی پارلیمنٹ میں وندے ماترم پر بحث ہو رہی تھی تو کس نے بھارت کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بھارت کے سمویدھان کا حوالہ دے کر کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ بھارت کا جو آئین ہے، پریامبل ہے، وہ شروع ہوتا وی دا پیپل کے نام سے، بھارت ماتا کے نام سے شروع نہیں ہوتا۔ وہ کس نے بھارت کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ بھارت کا جو سمویدھان کا آئین کا پریامبل ہے وہ کیا کہتا ہے؟ جس وقت سمویدھان کو اپنا رہے تھے 24 جنوری 1950 کو، تو کیا کہا تھا؟ لبرٹی آف تھاٹ، ایکسپریشن، بلیف، فیتھ اینڈ ورشپ کہا تھا ہم نے۔ اور یہ سماجوادی پارٹی کے جتنے ایم پی کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے، میں نے کھڑے ہو کر کہا ہم اس ملک کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرتے اور کرتے رہیں گے، مگر ہم نے کہا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتے، میری ماں خدا نہیں ہے، میرا خدا وہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ میری بات کا یقین مت کرو، اٹھا کر سن لو یوٹیوب پر جتنے سماجوادی پارٹی کے ایم پی تقریر کیے۔ میں نے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تم نے کیا کہا تھا بتاؤ؟ بھارت کا سمویدھان مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے، یہ سماجوادی پارٹی نے اتر پردیش میں اور مہاراشٹر میں جتنا بیڑا غرق کیا ہے مسلم اقلیت کا، جتنا اس میں برابر کہا کانگریس کا، شیو سینا کا، راشٹروادی کانگریس کا ہے، بی جے پی کا ہے، اتنا بھی حصہ سماجوادی پارٹی کا بھی ہے۔ یاد رکھو، آپ یہ تمام نہیں چاہتے کہ تمہارے دل میں جو تکلیف ہے تمہاری زبان پر آ جائے، یہ کبھی نہیں چاہتے کہ تمہارے جو خواب ہے اس کو پورا کیا جائے، یہ کبھی نہیں چاہتے کہ تم کو ساتھ لا کر کھڑا کیا جائے، یہ کبھی نہیں چاہتے کہ تم کو لیڈر بنایا جائے۔ مجلس کا پیغام یہ ہے کہ تم ساتھ بھی کھڑے ہو گئے، تم آنکھ میں آنکھ ڈال کر جمہوری طریقے سے اپنی لڑائی کو لڑو گے، تو کیا آپ مجلس کو دیں گے 15 تاریخ کو؟ 15 تاریخ کو پتنگ کے نشان پر بٹن دبے گا تو لگائیے میرے ساتھ نعرہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ اپنے اپنے سیل فون کی لائٹ کھول کر پورے جتنے لوگ ہیں جو دیواروں پر کھڑے ہیں